अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फिर कोड इनक्रिप्ट हियर। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्स्टेंट्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स क्या होती हैं, और कमेंट्स के बारे में बताया था कि दो तरह के कमेंट्स होते हैं। रिव्यू कर देते हैं। दो तरह के कमेंट्स होते हैं, एक मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं और एक सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो थी वो वेरिएबल्स थे। वेरिएबल्स के बारे में बताया था। वेरिएबल्स होते हैं, उसमें डेटा टाइप्स होती हैं पहले, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम होता है, फिर उसके बाद उसमें हम लोग वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। तो ये बेसिक वेरिएबल की डेफिनेशन सिंटेक्स होता है। ठीक है। वेरिएबल में वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेरिएबल को ऐसे भी छोड़ दें तो भी नो इशू। आपको फिर बाद में उसमें कोई वेरिएबल में वैल्यू पास करनी पड़ेगी प्रोग्राम के अंदर ही आगे चल के। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे वही कर देते हैं दोबारा से जो हुआ था। अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं कि भाई जैसे कोई वेरिएबल है, वेरिएबल छोड़ें, जैसे कोई भी वैल्यू है, आपको प्रोग्राम में वो कांस्टेंट रखना है, वो चेंज नहीं हो। अगर कोई वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, वो पूरे प्रोग्राम में एक ही रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पाई की वैल्यू है, तो वो पाई की वैल्यू क्या होगी, वो 3.142 होती है। वो एक कांस्टेंट है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो वो पूरे प्रोग्राम में अगर कहीं पर भी पाई की वैल्यू आ रही है तो वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे, सिंटेक्स क्या होता है इसका, ये एक पुराना तरीका है। वो मैं दोनों तरीके आपको समझा दूंगा कि कॉन्स्टेंट्स कैसे डिफाइन होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने डिफाइन लिखना है, उसके बाद डिफाइन का कीवर्ड है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट का नाम जो है पाई, मैंने लिख दिया। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक जो सिंटेक्स है, गुड प्रैक्टिस जो है, वो यही है कि आप जब भी कांस्टेंट डिफाइन करें तो जब डेवलपर देखेगा अपने प्रोग्राम में, तो जब कैपिटल लेटर्स होंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर देनी है। क्या वैल्यू है? 3.142। इस तरीके से आपने यहाँ पे वैल्यू दे दी और इसको क्लोज नहीं करना, बस ये आपने कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ से जो चीज़ें हैं जो अभी काम नहीं हो रहा हमारा, उनको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा जो है वो काम आसान हो जाए। तो मैं यहाँ से इन सबको कमेंट कर देता हूँ जो जो काम नहीं हो रहा है। तो मैंने कमेंट कर दिया है सब कुछ जो जो यूज़ नहीं हो रहा है, और मैं ये फाइल शेयर भी कर दूंगा। आसान है वैसे, अगर मैं, लेकिन फिर भी गिटअप पे डाल दूंगा या फिर मैं शेयर कर दूंगा, उसकी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप जाके मेरी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे फाइल में जाके और यहाँ पे एक ओपन का बटन होगा, उस पर जाके आपने क्लिक कर देना है और मैंने जो फाइल दी हुई होगी उसको जाके आपने ओपन कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी जो है और ये है, तो ये फाइल है मेरी, मैंने ये दी हुई होगी, कोड इनक्रिप्ट ट्यूटोरियल के नाम से होगी, और वो टाइप जो होगी उसकी डेव सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट फाइल होगी। एप्लीकेशन फाइल नहीं खोलनी है आपने, आपने प्रोजेक्ट फाइल खोलनी है। यहाँ से प्रोजेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और फिर ओपन कर दिएगा, वो ये वाली जो विंडो होगी ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो कॉन्स्टेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टेंट अभी मैंने यहाँ पे एक डिफाइन करा है। सबसे पहले पाई, पाई की वैल्यू भी दे दी है। अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट को कॉल करूँगा। तो कांस्टेंट कॉल करने का वही तरीका है जैसे सी आउट लिखते हैं, और मैं प्रिंट करके चेक करूँगा कि जो कांस्टेंट है वो कैसे प्रिंट कैसे होता है। सेम तरीका है। और यहाँ पे एंड एल कर देंगे, एंड लाइन। अब इसको हम लोग कंपाइल कर लेते हैं और फिर इसको रन करेंगे।
पहले कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद खुद ही सेव हो जाता है, सेव करने की ज़रूरत भी नहीं। तो कंपाइल करने के बाद फिर रन करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3.142। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं थोड़ा सा, कैसे ये यहाँ पे लिख देते हैं और कांस्टेंट इस तरीके से, ताकि ज़रा आसानी हो जाए समझने में। तो इसको रन करते हैं। अब कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 3.142, उसने मुझे शो कर दी। अब ये तो कॉलिंग का हो गया, कॉल करने का तरीका सेम ही है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, पहले एक और तरीका देख लेते हैं कि भाई एक और तरीका कौन सा, दूसरा तरीका कौन सा जो कि वैलिड तरीका कांस्टेंट को डिफाइन करने का। CON कॉन्स्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम जो डेटा टाइप है वो लिखेंगे, तो उसके बाद पाई और उसके बाद उसकी वैल्यू 3.142। अब इसका थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज है। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें पहले हमें कांस्टेंट कीवर्ड लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद फ्लोट उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ेगी। इसमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, इसमें आपने सिर्फ पाई डिफाइन और फिर उसकी वैल्यू लिख देनी है। इसमें आपको डेटा टाइप बतानी पड़ेगी कि भाई फ्लोट है। अब जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बताया था, जिसमें डेसिमल नंबर्स आते हैं तो उसमें हमें फ्लोट टाइप की डेटा टाइप लेनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पे इसलिए फ्लोट लिखा है। इंटीजर नहीं ले सकता मैं, इंटीजर अगर मैं लिखूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे 3 शो करेगा। तो अब ये फ्लोट है और मैंने यहाँ पे उसका नेम दे दिया जो मेरा कांस्टेंट है पाई। इसको मैं न्यू कर देता हूँ। तो ये वाला पाई है और ये पाई न्यू है, ये नया मेथड। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है, दोनों एक ही काम करते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट जो है ये बाद में बनाया गया, पहले जो बना था वो डिफाइन था। तो पहले जो प्रोग्रामिंग करते थे लोग, तो वो प्री प्रोसेसर्स आप इसको कह सकते हैं, प्रीडिसेस है जो डिफाइन जो है, मतलब इस कांस्टेंट से पहले आया है। तो पहले जो कोडिंग करते थे वो डिफाइन इस्तेमाल करते थे, फिर बाद में C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन्होंने, जो डेवलपर्स हैं उन्होंने क्रिएट करा ये कांस्टेंट। तो फिर कांस्टेंट के ज़रिए अब जो है वो कांस्टेंट के ज़रिए वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं। अब ये दूसरा है तो इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहीं पर ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे न्यू कांस्टेंट करके एक और बना देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। मैं इसी को यहाँ पे कॉपी Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको सेव कर देंगे और कंपाइल करते हैं। अब फिर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है ये दोनों की वैल्यूज। मैं यहाँ पे कुछ चेंज करके भी दिखा देता हूँ कि ये इसी की वैल्यू है, इसी की ही वैल्यू है ये 3.1425। तो मैंने जो वैल्यूज दी थी वो मुझे शो हो गई। अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है कि भाई ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट क्यों बनाया हमने, ये सिंपल सा वेरिएबल भी रख सकते थे हम लोग, ये डायरेक्ट ही हम लोग इस तरीके से कर सकते थे, इस तरीके से वैलिड था, हम लोग इस तरीके से कर सकते थे। तो हमें कांस्टेंट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। आमतौर पे कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वेरिएबल हमें चाहिए होता है, वो कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो पूरे प्रोग्राम में, उसकी वैल्यू जो है वो कोई भी चेंज नहीं कर सके, वो एक वैल्यू ऊपर लिखी हो सबसे और वही वैल्यू रहे, चेंज नहीं हो। जैसे कि कोई चेंज करना चाह रहा है वैल्यू इसकी, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें मैं ऐसी एरिया लिख देता हूँ और उसकी मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ। एरिया की वैल्यू मैं दे देता हूँ 5.21, ऐसे मैं करके वैल्यू दे देता हूँ। अब ये मैंने वैल्यू दे दी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो कांस्टेंट है पाई न्यू, उसमें मैं एरिया को इक्वल्स टू कर दूंगा। तो ये जो एरिया की जो वैल्यू है 5.21 ये यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है।
तो अब पाई न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 5.21 और ये ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये ओवरराइड हो जाएगी। ये जो है 3.142 ख़त्म होके 5.21 आ जाएगी। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, कंपाइल करूँगा। तो जैसे ही देगा, मैंने कंपाइल करा तो उसने क्या किया, मुझे एरर दे दिया है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो इसने यही कहा है कि ये जो है वैल्यू वो रीड ओनली वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, अब ये चेंज नहीं हो सकता। तो अभी तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन जब बड़े प्रोग्राम होते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं आगे चल के चीज़ें, तो उसमें फिर ये फ़ायदेमंद होता है कि जो चीज़ चेंज नहीं हो रही उसको हम लोग कांस्टेंट ही रखें, तो वो फिर प्रोग्राम में भी चेंज नहीं होती। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद वाली वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।